नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। आपको बता दें कि अभी हम फुलवारी शरीफ में हैं और हमारे साथ में आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वो ऐसे शख्स जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद है समाज सेवी अरमान मलिक। आपने बहुत सुना होगा 2022 की घटना को मैं आपको दोहराना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पीएफआई केस में सर का नाम जोड़ा गया था और सर अभी हमारे बीच में आ चुके हैं। 3 साल सर जेल में रहे और वो पूरी अनुभव को भी साझा करेंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि सर के बारे में जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर सोशल वर्कर है और हमेशा फुलवारी शरीफ के पूरी फुलवारी शरीफ नगर परिषद के लिए भी और अपने कॉलोनी के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिससे कुछ लोगों जो इनके पक्ष में नहीं है, इनके विरोधी को पसंद नहीं आती इनके कार्य को। इसके लिए के हाल में ही लास्ट सितंबर में 2025 में इनके साथ में इनके जो सहयोगी इनके साथ में रहते हैं उनके साथ में मारपीट की गई है और ऐसे कुछ घटनाएं अप्रिय घटना घटी है। हमारे साथ में सर मौजूद है, सर से हम खास बातचीत करेंगे। चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में है। आपने जो 2022 के घटना का तस्करा किया, इस घटना को याद करते ही मेरे बदन का एक एक रोम खड़ा हो जाता है। मतलब ये समाज में एक ऐसा कड़वा सच है कि जो भी लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो भी लोग समाज को अवेयर करने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, उन पर समाज के जो दुश्मन अनासिर हैं उनकी निगाहें टिकी रहती हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को हमेशा साजिश का शिकार बनाते हैं। 2022 में जो घटना घटी, पीएफआई का क्रैकडाउन ऑल ओवर इंडिया में हुआ, मैं आपको उस सिलसिले के ताल्लुक से ये बता देना चाहता हूँ, जनता के संज्ञान में और उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं और उनके अदालत में मैं ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ या तो बिहार पुलिस हो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, दे कुड नॉट गेदर इवन ए सिंगल मटेरियल एविडेंस अगेंस्ट मी। अब तक के डेट में 3 साल से ऊपर हो गया है, ट्रायल भी शुरू हो चुका है। बिहार पुलिस ना तो एनआईए ने मेरे खिलाफ एक भी मटेरियल एविडेंस इकट्ठा किया है। मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस केस से पहले मैंने पीएफआई का नाम भी कभी नहीं सुना था। मैं पीएफआई के मीटिंग में पूरे जीवन में कहीं भी इंडिया के किसी कोने में नहीं गया, एक भी मीटिंग मैंने अटेंड नहीं किया, ना तो मैंने कभी पीएफआई को 1 रुपया डोनेट किया, ना तो पीएफआई के तरफ से मेरे अकाउंट में या किसी रूप में मुझे 1 रुपया दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस भारतवर्ष की एनआईए सबसे टॉप लेवल की एजेंसी मानी जाती है। उसने मेरे खिलाफ जो भी हो सकता था उन्होंने खंगालने की कोशिश की। हमारे बैंक अकाउंट से लेकर के हमारे घर में 2-2 बार सघन जांच हुआ। हमारे घर से एक भी आपत्तिजनक सामान, एक भी छुरी चाकू तक नहीं मिला, क्योंकि एनआईए ने और भी जहां जहां रेड किया तो कहीं पर से तलवार भी मिला, अगर एयर गन भी मिला, एयर पिस्टल भी मिला, उसको भी उन्होंने जब्ती सूची में लाया है। हमारे पास पूरी जब्ती सूची है।
कोर्ट में सारा मामला है, हमारे खिलाफ उन्होंने एक भी एविडेंस नहीं मिला। सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे सर। आप तो जेएनयू के पूर्व छात्र रहे हैं, आप कलम की ताकत आपके हाथ में है, तो फिर ये बंदूक की नोक पे आपकी साजिश कैसे की गई सर? कैसे ये परिकल्पना कर सकते हैं ये घटना को? देखिए, अभी की जो ताकत है ये मनुवादियों की ताकत है। ये लोग किसी भी चीज को अपने सत्ता के जोर पर, अपनी ताकत के जोर पर, अपनी कुर्सी के जोर पर किसी की बात को भी दबाना चाहते हैं। जो सच्चाई है उसको सामने आने नहीं देना चाहते हैं। मुझ जैसा आदमी सच्चाई से रूबरू कराने की हमेशा कोशिश करता है, तथ्यों के साथ। ये नहीं कि बस बोल दिया और हो गया, हम तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूं, मैं पूरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, बिहार पुलिस को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपने अरमान मलिक के खिलाफ कौन सा ऐसा एविडेंस, मटेरियल एविडेंस लाया है जिसके तहत आपने अरमान को चार्जशीट कर दिया। एनआईए ने मुझे चार्जशीट कर दिया विदाउट इवन ए सिंगल मटेरियल एविडेंस, विदाउट इवन ए श्रेड ऑफ एविडेंस उन्होंने मुझे चार्जशीट कर दिया। अगर इस मुल्क में न्यायपालिका नहीं हो तो जीते जी लोग मर जाएंगे। इस पूरे एपिसोड में मैं आपको बता दूं कि मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। मेरी मां इस दुनिया से चली गई। उस बीच इस विडंबने को वो सह नहीं सकी, इस हादसा को वो से सहम नहीं सकी और इस दुनिया से वो इसी हालत में रुखसत हो गई। मैं इस दर्द को कभी नहीं भुला सकता हूं। ये एक ऐसा दर्द है जिसको मेरी जिंदगी जब तक होगी, जब तक मैं इस दर्द को भूल नहीं पाऊंगा। देखिए, बाकी जो मॉनेटरी लॉस हुआ और जो हमारी क्षति हुई जहनी तौर से, जिस्मानी तौर से, हमारा हेल्थ डिटोरियोरेट किया, जहनी तौर से जो उलझा हुआ, हमारे मासूम बच्चे बिलखते रहे, मेरी वाइफ, मैं घर में अकेला, मुझे कोई भाई भी नहीं, मेरा कोई काम करने वाला पैरवीकार भी नहीं, तो ये सारी चीजों को हमारी मां सहन नहीं कर सकी और इसी सदमे में उसका देहांत हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुहार लगाना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहूंगा कि आपके इस देश में क्या हो रहा है, आपके इस बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन का राज है, ये सुशासन का राज है। किसी भी आदमी को आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है, और मैं तो खिलाफ नहीं बोलता हूं, मुझे हुकूमत से भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा लगाव किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अगर कांग्रेस गलत करती है तो मैं कांग्रेस को भी बोलता हूं, राजद को भी बोलता हूं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी, अब सत्ता में अभी आप हैं, तो सत्ता में आप हैं और गलती आप करेंगे तो मैं इसका जो है, इसके बारे में आप ही को तो मैं सचेत करूंगा और इसका गुनाह हो गया जी, और इसका शिकवा गिला आपसे ही तो करूंगा। और यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हमारा संविधान हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी सवाल करने का हक मुझे दिया है। तो सवाल करना तो कोई गुनाह नहीं है ना, सच्चाई को उजागर करना तो गुनाह नहीं है ना। अभी मैंने ये सवाल किया आपसे कि मुझे एनआईए बता दे, और ये जो बिहार पुलिस ने हम पर केस किया, ये बता दे कि अरमान के खिलाफ आपको क्या मिला, ये बता दें किस आधार पे मुझे आपने चार्जशीट किया, अरमान के अकाउंट से क्या मिल गया, कहां से गलत फंडिंग हुआ। पूरा आपने एनआईए को लगा दिया, ईडी तक को केस ट्रांसफर कर रहे थे, सारी कुछ आप सब कुछ खंगाल लिया, अरमान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और यही नहीं ब्रदर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर 4 झूठे मुकदमे किए गए, 4 झूठे मुकदमे किए गए। क्या? किसी से लगा दिया कि छीन छोड़ कर लिया, रंगदारी कर लिया। अब देखिए होता क्या है, एक बात बोलते हैं ना कि वन मैन कैन नॉट प्लीज एवरीवन। अब यहां पर से कोई दारू पी करके अगर जा रहा हो, आपके साथ में आपकी महिला साथी भी हैं, अगर कोई उन पर अभद्र टिप्पणी करे और मैं वहां उसको रोक करके और उसको अगर ये कहूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो क्या ये मेरी गलती है? नहीं, बिल्कुल। तो मैं यही काम हमेशा करता, माहौल को अपने
अल्बा कॉलोनी और फुलवारी शरीफ के माहौल को, मैं यहाँ के वातावरण को हमेशा हेल्दी रखना चाहता। देखिए, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं जेएनयू का प्रोडक्ट भी हूँ, जामिया से मैंने बीएड किया, और यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि अल्बा कॉलोनी में हमारा एक स्कूल भी है। तो मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं ये चाहता हूँ कि फुलवारी शरीफ में एक अच्छे समाज और माशरे की तश्कील हो। स्कूल खोलने का हमारा सबसे पहला मकसद यही था, और सबसे आखिरी मकसद था हमारा पैसा कमाना। क्योंकि जब आदमी इन्वेस्ट करता है तो हमारा असल मकसद था क्वालिटी एजुकेशन देना, बच्चों की सही तरीके से उसको मोरल वैल्यूज सिखाना, यानी उनकी तरबियत करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल खुल रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज नहीं सिखा रहे हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, अपने जूनियर से, अपने कलीग्स से। तो हमने ये कोशिश इन तमाम चीज़ों की हमारे बच्चे यहाँ से ऐसे निकले कि वो लोग, पूरे समाज के लोग उनसे मोहब्बत और प्यार करने वाले हो जाएं। वही तो सर, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप जेएनयू के छात्र रहे हैं और आपके हाथ में कलम की ताकत है। आप फुलवारी शरीफ में कलम की ताकत को आप बरकरार रखना चाहते हैं, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स हैं जो कि बिजनेस लेवल पे वो काम कर रही है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वही हमारी ख्वाहिश थी। बहरहाल 3 साल जो मैं डिस्टर्ब रहा, तो वो किसी कारणवश क्या है कि फिर जब मैं स्कूल से आउट हो गया एक तरह से, तो फिर वो किसी और हमारी एसोसिएट्स थी वो उसको हैंडल कर रही। मगर मेरा अभी भी, आपने स्कूल की बात को छेड़ दी है, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कूल में लूट मार मचा हुआ है, मैं भी स्कूल चलाता हूँ, लेकिन हमारे बारे में पहले भी पता कीजिएगा। और मैं हमेशा जो अपने एसोसिएट्स हैं उनसे हमेशा बात करता रहता हूँ कि ये जो बुक्स में, ड्रेस में ये जो कमीशन है आता है, और इतनी महंगी किताबें क्यों बेची जाती हैं? पूरे प्राइवेट स्कूल में एक ही सिलेबस और एक ही कोर्स क्यों नहीं चलता है? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, एनसीईआरटी की बुक चलाओ भाई, आप कहीं पर से भी बच्चे खरीद लेंगे। नहीं, आपको फलां दुकान से खरीदना है, फलां बुक खरीदना है, अब 20 रुपए की बुक को आप 100 रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या है? ये नॉनसेंस है। आप ड्रेस आप बता दीजिए कि ऐसा ड्रेस होगा, वो ड्रेस कहीं से भी सिलवा ले। आप 500 रुपए का 1500 रुपए में ड्रेस बेचेगा तो क्यों आपसे लोग लेंगे? अरे भाई, आप बच्चों से एक हैंडसम फीस लेते हैं कि आपके जो भी फैकल्टीज हैं और फला है, आप उनसे पैसा वो कह के लीजिए ना। आप बच्चों को तो आप खुद गलत सिखा रहे हैं कि 5 रुपए की चीज को आप 50 रुपए में बेच रहे हैं, 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को क्या मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं? आप क्या क्वालिटी एजुकेशन देंगे? आपके बच्चे तो वहां से गलत बात सीख करके जा रहे हैं। आपका स्कूल ही उनको गलत चीज सिखा रहा है। जब उनको पता चलेगा कि अरे ये तो बाहर में 10 रुपए में मिलता है और हमारे स्कूल में 50 रुपए में बेचा जाता है, तो आपके प्रति स्टूडेंट्स के दिल में क्या इज्जत रहेगी? तो वो एक चीज है। तो हमने हमेशा कोशिश की, और अभी भी देखिए हमारी कोशिश है, आगे हम बात करते हैं कि कैसे क्या करें कि बच्चों को कम पैसे में आप सही तरीके से एजुकेट करें, उनकी सही तरीके से नशोनुमा हो, उनकी सही तरीके से तरबियत हो। अब ये बात कुछ लोगों को तो बुरी लगती है। अब हम, जाहिर सी बात है कि हम शुरफाओं को खुश रखें या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको हम खुश रखें। अब यहाँ पर कि देखिए बात ऐसी है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, ये नदी में जो पानी, जब बाढ़ आता है, जब सैलाब आता है, तो गंदगी ऊपर ऊपर तैरती है, और जो साफ पानी और जो थिर रहता है ना, वो गंदगी के नीचे रहता है। तो ये जो समाज में जो ऊपर ऊपर आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, ये असल नहीं है, ये गंदगी है, ये गंदगी तैर रही है। तो हटाने का काम कर रहे थे आप। तो समाज में ये जो शरपसंद अनासिर है ना, तो ये ऐसे ही फैले हुए हैं, और शरीफ लोग बेचारे बैठे हुए हैं। अब वो जब देख करके हुकूमत भी अभी इस तरह से, और प्रशासन का भी जो मामला है कि अब अरमान मलिक को उठा लिया गया, तो सारे लोग टेरोराइज हो गए। और वो लोग टारगेट ऐसे ही करते हैं कि जो नामचीन आदमी है, जो थोड़ा सा बोलने वाला आदमी है, जो तथ्य के साथ बातों को रखता है, उसको उठा करके डाल दो, ताकि इसके बाद वाला कोई जनरेशन या इसको देख करके इतना हाईली टेरोराइज हो जाए कि कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं कर सके, प्रशासन के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं कर सके। देखिए, और मैंने कभी भी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं की, मैंने प्रशासन के खिलाफ बात नहीं की। मैंने बात यह की कि हुकूमत को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया।
मैंने प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का हमेशा एहसास दिलाने का काम किया। मैंने बोला ना कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन टारगेट आप होते हैं। हाँ, टारगेट इसलिए होते हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से पूरा नहीं कर पाते हैं और मैं इनकी जिम्मेदारियों का एहसास इनको दिलाता हूं। अब अभी आप आ जाइए, 8 तारीख को हमारे स्कूल में एक घटना घटी। जो हमारा कर्मी है स्कूल का, आप मुन्ना को जानते होंगे, 14-15 साल से यहाँ रहते हैं, वो लड़का का पूरे कॉलोनी में इमेज ही है। पूरे कॉलोनी के लोगों से पूछ लीजिए कि वो किसी से आज तक अपने से बड़ों को भैया के अलावा कोई और चीज कह के एड्रेस ही नहीं किया। इवन छोटे को भी कभी कभी भैया ही कहता है। कोई भी आदमी शिकायत नहीं कर सकता। अब उस दिन जो भी मामला हुआ, कुछ लोग इससे क्या था नहीं था, उस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स आए और आकर के इससे गाली वाली देने लगे और बोला निकलो फलाना करो। ये जैसे ही मैंने गेट पर से खींच लिया इसको, गेट पर जैसे ही आया मारपीट किए, पटक के मारे, इसका सोने का चेन छीन लिया, पर्स में 2-2.5 हज़ार रुपया था और इम्पोर्टेंट कागजात थे वो निकाल लिया, नली दबाकर मारने की कोशिश किया पटक करके। जो सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में हैं, सारी चीजें कैमरे में कैद हैं और इन तमाम चीजों को मैं आप बता रहा हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी महोदय हैं, मैं उनको वीडियो भेज चुका हूं। मैं उसका पेन ड्राइव बना करके रख। सर कार्रवाई नहीं हो रही कुछ उस पर कार्रवाई क्या हुई, इन्होंने कौन कौन सा सेक्शन लगाया, और उसके बाद जो मेरे नोटिस में बात आई है कि इन्होंने सबको 141 का लाभ देते हुए थाना से बेल दे दिया। उसके बाद उसी रात जब ये लड़का को, चूंकि उसने थ्रेट कर दिया था कि तुम आज निकल के घर जाओगे तो तुमको गोली मार देंगे, तो ये लड़का बैठा हुआ, देखिए सन्नी उसका भाई, ये मेरे यहाँ है, मेरा ड्राइवर, मेरे साथ में हमारा सहयोगी है, तो डर से ये भी नहीं जा रहा था वो भी कि भैया जाएंगे तो रास्ते में मार देगा। अब तकरीबन 8 बजे की बात है कि 2 लोग, अनजान लोग, हाँ रात के 8 बजे अचानक से हमारे घर में फोर्सिबली घुस गए। घुस करके गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे और मुन्ना को बोलने लगा कि नीचे उतरो तुमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। और जो पहले आए थे स्कूल में उन्होंने 20 लाख रुपया की सरंगदारी भी मांगा कि 20 लाख रुपया की। इन लोग कौन थे सर? ये लोग जो असामाजिक तत्व थे या फिर इनके जानने वाले थे या आपसे रंजिश? नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि भाई हमसे क्या रंजिश का कोई वजह तो बनता नहीं है। लेकिन अब जो फुलवारी में हो रहा है मामला, या पूरे बिहार में यूं कहें कि एक्सटॉर्शन का मामला है फलाना का, तो एक्सटॉर्शन मांगा, 20 लाख रुपया बोला कि 20 लाख रुपया अपने मालिक से दिलवाओ, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे मालिक की हत्या कर देंगे। जो पूरा FIR आपका देखें यहाँ पर है, और मैंने ये सारी चीज़ें घर में भी जो उन्होंने किया, तो ये सारी चीज़ों को मैंने FIR किया और FIR करने के बाद ये देखिए रजिस्टर भी हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो सारी चीज़ें तो जो हुई ही। ये देखिए, ये है आपका, ये इसको देखा जाए, ये है मैडम, ये देखिए घटना है जो स्कूल के पास घटी, मुन्ना के साथ जो मारपीट हुआ, ये उसका घटना है, ठीक है। और उस पर ये उसकी कॉपी है रिसीविंग की। ये प्रिंसिपल के तरफ से स्कूल में एप्लीकेशन दिया गया, ये सब उसकी कॉपी है मैडम। और फिर मैंने FIR किया, ये उसकी कॉपी है जो हमारे साथ रात में हमारे घर पर चढ़ करके जानलेवा हमला हुआ। अब उसमें देखिए क्या हुआ कि उस पूरे एपिसोड में, उस पूरे प्रकरण में हमने थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया। थाना प्रभारी महोदय ने कुछ देर के बाद प्रशासन को भेजा, तो 2 अनजान व्यक्ति हमारे घर पर चढ़ा था। उसमें से जब हल्ला चिल्ला हुआ तो चूंकि हम लोग 3-4 आदमी बैठे हुए थे, ये दोनों भाई थे, मुन्ना और सन्नी, और मैं था, तो और मेरी वाइफ थी, तो उसके बाद एक को हम लोगों ने किसी तरह से पीछे से पकड़ लिया कि पता नहीं पिस्टल लिए, कट्टा लिए, क्या है, क्योंकि 5 साल पहले मेरे घर के पास एक मर्डर हो गया था। उसमें मैंने फुलवारी थाने का घेराव भी किया था, चूँकि बुलाते रहे और लोग नहीं आए। ऐसे ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको मैंने पकड़ के रखा। उसमें ज़रा सा चूक हुआ, बस वो क्या किया कि पिस्टल निकाला, और पिस्टल निकालने के बाद एक लड़के को मार दिया, जलालुद्दीन जिसका नाम था, और वहीं हत्या हो गई। ये आपके भी शायद नोटिस में था, आपने भी चलाया था अपने चैनल पर। तो इसी तरह से उसको भी हमने पकड़ करके
और फिर तुरंत कमर वमर चेक किया तो लगता है इसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन दूसरा लड़का एक बैग लगाए हुए जो इसके साथ आया था उसको मौका नहीं मिला और हमने तुरंत केवाड़ी दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उसके बाद वो चला गया और मैं उसको बिल्कुल बैठाले रखा। थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया, फिर प्रशासन आई। इसी बीच जो दूसरा लड़का भागा तो उसने क्या किया कि फ़ोन से सब लोगों को बुलाना शुरू किया। तो मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और घेरने के बाद मुझे और मेरे फैमिली को गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे लोग। जान से मारने की धमकी, झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। हमारे घर को का ताला तोड़कर घुसने की कोशिश की गई। अंततः घर का ताला मेन गेट का तोड़ दिया गया। तो फिर किसी तरह से हम लोग अंदर में अपने आप को लॉक करके तो जान हम लोगों की बच गई। फिर उसके बाद ये पुलिस प्रशासन आए, उस लड़के को हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। पुलिस प्रशासन ने उस लड़के को डिटेन करने के बजाय थाने से छोड़ दिया। मैंने लिखित आवेदन दिया जो अभी आप लोग के सामने है, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने 8 तारीख को आवेदन दिया है, 8 सितंबर को। मैंने भी और हमारा जो सहयोगी है मुन्ना ने भी, जो उसके साथ घटना घटी, क्योंकि दोनों 2 इंसिडेंट है, एक स्कूल की घटना है और एक जो है घर की घटना है। हम लोगों ने 8 तारीख को आवेदन दिया। थाना केस रजिस्टर नहीं कर रहे थे ये। कई बार मुझे थाने का चक्कर काटना पड़ा और फिर मैंने बोला कि अगर आप नहीं केस रजिस्टर करेंगे तो मैं आगे जाऊंगा। हम लोग तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तो कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून के हम लोग मातहत चलने वाले लोग हैं और संविधान का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। तो इन्होंने फिर FIR तो रजिस्टर कर लिया। FIR रजिस्टर करने के बाद जो धारा लगाया वो सब नॉन अवेलेबल धारा लगाया। और ये बताने कि पूरे घटना की प्रक्रियाएं CCTV कैमरे में मौजूद है। मेरे घर के ताले को तोड़ा जा रहा है, मेरे घर में फोर्सिबल एंट्री किया जा रहा है, मुन्ना को पटक के यहाँ मारा जा रहा है। ये पूरी की पूरी चीजें CCTV में हर तरह से कैद हैं। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और हमने IO को भी सारी चीजें दे दी हैं, पेन ड्राइव में ले ली है। मैं अभी आपको भी दे दूंगा। सर, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही है।